हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए आर के नारायण जी की एक बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट स्टोरी को लेकर आया हूं। नाम है जिसका अंडर द बैनियान ट्री। आप में से कई स्टूडेंट्स ने ये स्टोरी शायद पढ़ी हो, और जिन्होंने नहीं पढ़ी तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये स्टोरी जो है, एक हमारा जो न्यू सिलेबस आया है नई शिक्षा नीति, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट चाहे वो बीए, बीकॉम, बीएससी कोई भी तीनों स्ट्रीम में से हों, तो जो इंग्लिश कोर्स है उसमें आपका इंग्लिश कोर है, उसमें आपका अंडर द बैनियान ट्री सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है शॉर्ट स्टोरी। तो देखिए, बहुत स्वीट सी शॉर्ट स्टोरी है, बहुत आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगी। तो जैसा कि मैंने लिखा है आपके लिए, अंडर द बैनियान ट्री बाई आर के नारायण। आर के नारायण साहब के द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरी अंडर द बैनियान ट्री। अब इसमें थोड़े से कुछ पॉइंट्स याद कर लेते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो देखिए, थोड़े ही पॉइंट मैंने लिखे हैं। पहला पॉइंट है आपका, राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी वाज बोर्न ऑन 10 अक्टूबर 1906 इन मद्रास। आर के नारायण का पूरा नाम है राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 को मद्रास में हुआ है। ठीक है ना। आर के नारायण के बारे में विस्तृत वीडियो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। आप इनबॉक्स मेरे जो प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। दूसरा है पॉइंट, ही डाइड ऑन 13 मई 2001। मृत्यु जो है 1906 में उनका जन्म हुआ और 2001 में इनकी मृत्यु हुई है। ही वॉज नोन फॉर हिज वर्क सेट इन द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुड़ी। अगर हम बात करें तो आर के नारायण की सबसे बड़ी पहचान है कि इन्होंने एक काल्पनिक, एक फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन को क्रिएट किया, नाम रखा मालगुड़ी। और इनकी जो शॉर्ट स्टोरी हैं और अधिकतर जो कहानी है, नॉवेल्स हैं, वो उसमें मालगुड़ी का वर्णन इन्होंने किया है। तो मालगुड़ी शब्द आ जाए आप समझ जाइए आर के नारायण जी का ये वर्क है। फोर्थ पॉइंट, ही वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 1960, पद्म भूषण 1964, पद्म विभूषण 2001। तीन प्रमुख पुरस्कारों की अगर बात करें तो साहित्य अकेडमी अवार्ड 1960 में इन्हें मिला, पद्म भूषण 1964 में, पद्म विभूषण 2001 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिफ्थ नंबर, अंडर द बैनियान ट्री इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड फैशन्ड स्टोरी टेलर नेम्ड नाम्बी। अगर हम बात करें ये कहानी अंडर द बैनियान ट्री जो है हमारी, यह एक स्टोरी टेलर की कहानी है, एक वृद्ध स्टोरी टेलर की, जिसका नाम है नम्बी। क्या नाम है? नम्बी। और द नेम ऑफ द विलेज इज सोमल। ये स्टोरी जिस गांव में सेट है उस गांव का नाम है सोमल। क्या गांव का नाम है? सोमल। तो चलिए अब हम लोग इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और आपको बहुत अच्छी से ये स्टोरी समझ में आएगी। बहुत हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा सिंपल वे में। तो देखिए, अंडर द बैनियान ट्री। अंडर द बैनियान ट्री नम्बी नामक एक पुराने ज़माने की कहानीकार की कहानी है। यह कहानी दक्षिण भारत के एक रिमोट विलेज में शुरू होती है, जहाँ पर लोग अपने निराशाजनक जो एटमॉस्फियर है उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, बल्कि एक प्रकार के ये जादू में रहते हैं। और ये जादूगर कोई और नहीं बल्कि नम्बी है, जिसकी कहानियाँ, स्टोरीज जो हैं वो गांव वालों के लिए एक जादू का कार्य करती हैं। यह कहानी जो है शॉर्ट स्टोरी, ये नम्बी पर आधारित है, जिसकी कल्पना शक्ति बहुत अधिक है। वह बहुत आसानी से कहानियाँ बुन लेता है और फिर उन्हें अपने उत्सुक श्रोताओं को सुनाता है। हालांकि ये पक्का है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, शब्दों के फेर को नहीं समझता है, शब्द पढ़ना उसके लिए नामुमकिन है, लेकिन वह कहानी क्रिएट बहुत अच्छी तरह से कर लेता है। वह एक महीने में एक ही कहानी सुनाता है। नम्बी जो है वो एक बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करता है। वह अपना अधिकतर समय मंदिर के सामने बरगद के पेड़ के नीचे व्यतीत करता है, इसीलिए इस कहानी का नाम है अंडर द बैनियान ट्री। शुक्रवार को वह मंदिर में पुजारी के रूप में भी कार्य करता है। एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ शक्ति की देवी की पूजा की जाती है, मूर्ति है, तो उनकी पूजा ये फ्राइडे को करता है और एक पुजारी के रूप में वर्क करता है। जब भी कहानी सुनानी होती है नम्बी को, तो वह कुछ रिचुअल्स करता है। जिस रात को उसे कहानी सुनानी होती है उस रात को वह एक दिया जो होता है, दीपक, उसको जलाकर बरगद के पेड़ के नीचे रख देता है और इस प्रकार वह गांव वालों को एक संकेत भेजता है। और जैसे ही गांव वाले इस दिए को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि आज नम्बी उनको कोई ना कोई कहानी अवश्य सुनाएगा। और ये जो कहानियाँ होती हैं वह
फुल मून लाइट में होती हैं, यानी कि जो चांदनी रातें होती हैं उसमें होती हैं, तो चांदनी रात में बरगद के पेड़ के नीचे पूरे गांव वाले एकत्रित हो जाते हैं। नंबी मंदिर के अंदर, कहानी सुनाने से पहले मंदिर के अंदर जाता है गर्भगृह में, और वहाँ देवी के ध्यान में बैठकर काफ़ी देर तक ध्यानमग्न रहता है। और जब देवी उसको प्रेरणा देती हैं तब वह मंदिर से बाहर आता है, गांव वालों के सामने एक ऊंचे से पत्थर पर बैठ जाता है। वह बहुत ही, आप कह सकते हैं, नाटकीय अंदाज से कहानी आरंभ करता है। श्रोताओं को अपनी कहानी में पूर्ण रूप से वो इन्वॉल्व कर लेता है। वह एक कहानी को सुनाने में कई दिन लगाता है। प्रत्येक रात को वह 3 घंटे तक कहानी सुनाता है और वह अपनी जीवन कल्पना से प्रत्येक वस्तु को जीवंत बना देता है। चाहे वह दृश्य आपका महल का हो तो महल में एक एक चीज़ जो अंदर होती है उसका वर्णन करता है। अगर किसी जंगल की कहानी है तो वो जंगल में एक एक वृक्ष, पत्ते, फल, जलवायु, सबका वर्णन करता है। ऐसा है नंबी, ऐसी इस प्रकार से कहानी सुनाता है। और जिस दिन वह कहानी अपनी समाप्त करता है उस दिन सभी गांव वालों जो हैं वह मंदिर के गर्भगृह में जाकर माँ को धन्यवाद देते हैं कि माँ ने नंबी को ये शक्ति प्रदान की कि वह उनका एंटरटेनमेंट करता है। ये सिलसिला जो है वो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीने भर नहीं, बल्कि कई सालों से चलता आ रहा है। वह अपने श्रोताओं को हंसाता है, रुलाता है। कल्पना में खोकर वे अपनी निराशाजनक स्थिति को भूल जाते हैं गांव वाले, और नंबी द्वारा निर्मित एक जादुई दुनिया में खो जाते हैं। आप कह सकते हैं उस 300 गाँव लोगों की आबादी वाले इस सोमल गांव में अगर एंटरटेनमेंट का कोई साधन है तो वो है नंबी। ठीक, नंबी के पास स्वयं का कुछ नहीं है। वह, उसको अगर भूख लगती है तो वो किसी भी घर में चला जाता है, खाना खाता है, फिर वापस आ जाता है अपने मंदिर में। उसको कपड़े चाहिए होते हैं तो गांव वालों से बोलता है, यानी कि ही पजेस नथिंग, कुछ भी नहीं है। बस वह मंदिर में रहता है और एक ही काम करता है, वो है कहानियाँ बनाना और उन कहानियों को सुनाना। चलिए, यहाँ तक तो ठीक। फिर उसके बाद क्या आता है, आखिरकार इस कहानी को लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी? कहानी में तब एक टर्निंग पॉइंट आता है जब नंबी को कहानी कहने की शक्ति में धीरे धीरे उसकी कहानी कहने की शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाती है। एक शाम जब वह कहानी सुनाना आरंभ करता है तो 1 घंटे तक जिस प्रकार से वह कहानी सुनाता है वैसे ही सुनाता है। फिर अचानक वह लड़खड़ाने लगता है, उसको कुछ याद नहीं आता, वो शांत हो जाता है। वह देवी से प्रार्थना करता है परंतु उसे कुछ भी याद नहीं आता। गांव वाले जो हैं वो धैर्यपूर्वक उसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं कि अब ये बोले, अब नंबी बोलेगा। लेकिन जब नंबी नहीं बोलता तो एक एक करके गांव वाले चले जाते हैं। फिर कई बार ये बात रिपीट होती है। वह बरगद के वृक्ष के नीचे दीपक रखता है, गांव वाले फिर एकत्र होते हैं, फिर वो कहानी सुनाना आरंभ करता है, फिर अटक जाता है। तो 4-6 बार ये सिलसिला हो जाता है। नंबी जो है वो बार बार देवी से प्रार्थना करता है कि उसको शक्ति प्राप्त हो, लेकिन उसको वो कहानी सुनाने की शक्ति अब प्राप्त नहीं हो पा रही है। एट लास्ट नंबी एक निर्णय लेता है। वह पूरे गांव में घूमता है, लोगों को बताता है कि आज उन्हें वह एक कहानी सुनाएगा और यह कहानी उसके जीवन की सबसे अच्छी कहानी होगी और ये मुझे अपनी शक्ति प्राप्त हो गई है। भैया, गांव वाले फिर शाम के समय बरगद के वृक्ष के नीचे एकत्र हो जाते हैं। ठीक है, नंबी उनके सम्मुख आज आता है। पहले गर्भगृह में जाता है, प्रार्थना करता है, देवी से बाहर निकल कर आता है और एक बोलता है कि आज के बाद वह कभी कोई कहानी नहीं सुनाएगा। उसने अपनी कहानी कहने की शक्ति जो है वो खो दी है। कहानी कहने की शक्ति का उपहार उसे देवी माँ ने दिया था, गिफ्ट देवी माँ ने दिया था, और अब वह कहानी कहने का जो उपहार था वो देवी माँ ने छीन लिया है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और यही उसके अंतिम शब्द हैं। इसके बाद वह गर्भगृह में चला जाता है और ये नंबी इसके बाद कुछ और वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन उसके बाद ना तो वो कभी कोई बात कहता है और ना कभी कोई कहानी सुनाता है। ठीक, पूर्ण रूप से शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। तो ये आपकी कहानी है अंडर द बैनियन ट्री, जो कि R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कहानी अच्छी लगी होगी, और यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।